नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 हेतु हिंदी का टेस्ट नंबर 3 लेकर आया हूं। इसके पहले हिंदी के 2 टेस्ट लिए, साइकोलॉजी के 3 टेस्ट हो चुके हैं। 30 प्रश्न आपको रोजाना देखने को मिल रहे हैं, लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए। देखिएगा, रीट भर्ती के साथ में एमपी टेट, यूपी टेट और अन्य टेट एग्ज़ाम हेतु भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी ये टेस्ट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर शिक्षण विद्या और जो आपके हिंदी व्याकरण है, दोनों के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, किसकी पुस्तक में मौन वाचन पर विशेष चिंतन प्रकट किया गया था? डेचेंट, स्मिथ, ब्रायन और पिंटर। देखिए यहाँ पर मौन वाचन, साइलेंट रीडिंग भी जिसको हम कह सकते हैं, तो एक पुस्तक आई थी साइलेंट रीडिंग नाम से, जो कि ब्रायन के द्वारा लिखी गई थी, और इस पुस्तक में इन्होंने मौन वाचन पर विशेष बल दिया था साथियों। इसलिए तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 1 में सही है। अच्छी तरह से याद रखिएगा प्रश्न को। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। तो चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 2 है, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है सुंदर लिखावट, अलंकारिक भाषा, सशक्त वाक्य विन्यास और मौलिक विचार। चारों ही विकल्प यहाँ पर हो सकता है आपको सही दिख रहे हो, लेकिन सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक विकल्पों को देखते हुए अगर हम देखें तो सबसे बेस्ट आंसर रहेगा आपके मौलिक विचार। मौलिक विचार का मतलब होता है एक तरह से सृजनात्मकता, मौलिकता, नवीनता जिसमें हो। साथियों, यही आपका बेस्ट आंसर है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 2 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, मैं कामायनी पढ़ता हूँ जो प्रसाद की रचना है, वाक्य रचना की दृष्टि से है संकेतवाचक वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो यहाँ पर रचना की दृष्टि से अगर हम देखें तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है साधारण वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य और एक होता है मिश्र वाक्य। ठीक है, 3 प्रकार से ये वाक्य होते हैं। जबकि अर्थ की दृष्टि से संकेतवाचक वाक्य भी होता है, लेकिन यह रचना की दृष्टि से पूछा है तो फिर हम तीनों में से बताएंगे। तो मैं कामायनी पढ़ता हूँ जो प्रसाद की रचना है, ये एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है साथियों, क्योंकि यहाँ पर एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है, आश्रित है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 3 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आएंगे। तो चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिएगा, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, इस वाक्य में उद्देश्य है सूर्य, दिशा, पूर्व और उदय। तो यहाँ पर देखिए, उद्देश्य का मतलब किससे लिया जाता है? कर्ता से लिया जाता है। तो आपको यहाँ पर कर्ता देखना है। तो कौन पूर्व दिशा से उदय होता है? सूर्य होता है, मतलब कर्ता क्या है यहाँ पर? सूर्य है। अर्थात यहाँ पर सूर्य शब्द जो है ये यहाँ उद्देश्य कहलाएगा। विकल्प नंबर 1 आपका चौथे क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। तो चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिएगा, निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित किया जा सकता है? प्रश्नोत्तरी द्वारा, वाक्य रचना द्वारा, कहानी लेखन द्वारा, चित्र निर्माण द्वारा। तो यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस विधि द्वारा छात्रों को मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित किया जा सकता है? कि छात्र अपनी जो अभिव्यक्ति है वो मौखिक रूप से किस में दे रहे हैं? तो चित्र निर्माण में चित्र बना रहे हैं तो चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति दे रहे हैं तो वो लिखित में आ जाएगा। कहानी लिख रहे हैं ये भी लिखित में आएगा। वाक्य की रचना कर रहे हैं ये भी लिखित में आ जाएगा। लेकिन प्रश्नोत्तरी, हम छात्रों से प्रश्न पूछ रहे हैं, छात्र उनका उत्तर बता रहे हैं, तो फिर ये उत्तर जो बताना है वो मौखिक रूप से आएगा। इसलिए विकल्प नंबर 1 आपके 5वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 6 पर। तो चलिए 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षण की किस विधि में अधिगम में गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है? गुणात्मक परिवर्तन आपको बताना है अधिगम सीखने में किस विधि के द्वारा। पहला विकल्प है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, दूसरा है रटने को प्रोत्साहित करके, तीसरा है शिक्षण की तकनीक अपनाकर और चौथा है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो भैया अधिगम को गुणात्मक रूप में आपको बदलना है, परिवर्तन करना है, जिससे बालक ज़्यादा सीख सके। तो ये सबसे बेस्ट आंसर कौन सा रहेगा? 6ठे क्वेश्चन में राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 1, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर। क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति में बालक को केंद्र में मान करके आप उसको सिखाओगे तो सारे क्रियाकलाप अधिकतर जो बालक सक्रिय है, मतलब जो बालक है वो सक्रिय रहकर कार्य करेगा। सक्रिय रहकर कार्य करेगा तो बिल्कुल अधिगम भी ज़्यादा होगा और बालक में गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है। इसलिए विकल्प नंबर 1 आपके 6ठे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। तो 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी है
प्रतिनिधि, वाल्मीकि, कमलिनी और जाऊंगा। 4 विकल्प है जिसमें आपको अशुद्ध वर्तनी बताना है साथियों। तो यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी किस विकल्प में दिया हुआ है, देखेंगे सही विकल्प को कि भाई यहाँ पर आपको कौन से विकल्प में अशुद्ध वर्तनी लग रही है। तो जाऊंगा को इसी प्रकार से लिखा जाता है, वाल्मीकि को इसी प्रकार से लिखा जाता है, प्रतिनिधि और कमलिनी, इन दोनों में से एक विकल्प आपका आंसर है। तो 7वें क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो रहेगा प्रतिनिधि। प्रतिनिधि को ऐसे नहीं लिखा जाता है, प्रतिनिधि को सही रूप में ऐसे लिखते हैं साथियों, प्रतिनिधि, इस प्रकार से प्रतिनिधि को लिखा जाता है, इसलिए ये गलत है और ये एक अशुद्ध वर्तनी है। विकल्प 1 आपके 7वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। तो 8वां क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है लेखन गति का विकास करना, एकाग्र चित्तता का विकास करना, वाचन गति का विकास करना, शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास करना। तो भाई साहब श्रुत लेखन का मतलब होता है सुनकर के लिखना, इसमें बालक की लेखन गति का भी विकास होता है। एकाग्र चित्तता मतलब एक जगह पर उसका ध्यान केंद्रित होता है, इससे शुद्ध व स्पष्ट लेखन क्षमता का भी विकास होता है क्योंकि वो सुनकर के लिख रहा है। लेकिन वाचन गति का विकास करना, तो वाचन गति का विकास श्रुत लेखन के माध्यम से नहीं होता है क्योंकि वाचन का मतलब यहाँ पर पठन से लिया जाता है साथियों, ठीक है, बोलने से लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई वो वहाँ पर बोल तो लिख रहे हैं ना उस चीज़ को, इसलिए तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 8 में सही है। देखिएगा 30 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 20 से 22 मिनट में आपके पूरे हो जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देख करके आप जरूर जाइएगा साथियों। नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्रश्न संख्या 9, निम्न में से किस शिक्षण सिद्धांत के द्वारा प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव की प्राप्ति होती है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो यहाँ पर प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव की प्राप्ति की आपसे बात की जा रही है। प्रत्यक्ष हस्तपरक मतलब जिसमें हाथों के द्वारा क्रिया होती है। तो साथियों प्रेरणा नियोजन में क्रिया नहीं हो रही है बल्कि क्रियाशीलता, जिसमें कुछ करके सीखा जाता है क्रियाशीलता के माध्यम से, इसमें आपको प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव की प्राप्ति होती है। तो विकल्प नंबर आपका 1 9वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिएगा। प्रत्यय की दृष्टि से अशुद्ध है छोटा प्लस पन छुटपन, जीव प्लस एक जैविक, व्यक्ति प्लस एक वैयक्तिक, व्यवहार प्लस एक व्यवहारिक। तो अगर हम बात करें छोटा प्लस पन से छुटपन ही बनता है, जीव प्लस एक से जैविक बनता है, व्यक्ति प्लस एक से वैयक्तिक बनता है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन व्यवहार प्लस एक से अगर हम शब्द बनाएं तो शब्द बनता है व्यावहारिक। क्या शब्द बनता है? व्यावहारिक। आ की मात्रा होती है साथियों, जबकि यहाँ पर नहीं लगी हुई है, तो ये फिर क्या हो गया? गलत हो गया। इसलिए चौथा विकल्प आपके 10वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। तो 11वां प्रश्न, भंडारकर विधि किस नाम से प्रचलित विधि है? व्याख्यान विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, कथा कथन विधि और पारायण विधि। तो देखिएगा भंडारकर विधि को एक और अन्य नाम से जाना जाता है। आपको सही आंसर का चुनाव करना है कि कौन सा विकल्प आपका इसमें सही है। तो जो भंडारकर विधि है इसको हम व्याकरण अनुवाद विधि के नाम से भी जानते हैं साथियों। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। तो चलिए 12वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शब्दों का अर्थ जानना सबसे महत्वपूर्ण है, उस वाक्य की भाषा संरचना करना सबसे महत्वपूर्ण है, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना सबसे महत्वपूर्ण है, या उस भाषा का व्याकरण जानना सबसे महत्वपूर्ण है। 12वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि आपको किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करना है साथियों, तो उस भाषा का आपको अधिकाधिक प्रयोग करना होगा। यदि आप उस भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करोगे, बोलचाल के रूप में उसका प्रयोग करोगे, तो बिल्कुल उस भाषा पर अधिकार हो जाएगा। थर्ड विकल्प सही है। अगर कोई चौथे विकल्प पर जा रहा है तो भाई ये आपकी सेकंड चॉइस रहेगी, ना कि फर्स्ट चॉइस ओनली तीसरा विकल्प ही रहेगा। इसलिए 12वें में आपके तीसरा विकल्प ही सही है। अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 पर। तो 13वां प्रश्न, करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तुलसीकृत, पदमुक्त, पंचामृत, धर्माधर्म। तो भाई कर्ता ने कर्म को करण से अथवा के द्वारा, से अथवा के द्वारा कारक चिन्ह होता है इसका। तो तुलसी के द्वारा कृत, पद से मुक्त, पंचामृत। तो देखो तुलसीकृत का मतलब होता है तुलसी के द्वारा कृत, तो तुलसी के द्वारा कृत बिल्कुल पहले विकल्प में हमें हमारा आंसर मिल गया है, करण तत्पुरुष। पदमुक्त यहाँ पर अपादान से अलग होना, पंचामृत यहाँ पर द्विगु है, और यहाँ जो धर्माधर्म है, धर्म या अधर्म, तो ये यहाँ पर धर्म या अधर्म दोनों में से एक की बात की जा रही है, तो ये अव्ययीभाव है। ओनली प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 13 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। 14वां क्वेश्चन है,
चित्रात्मक सामग्री के प्रदर्शन में जो सहायक सामग्री प्रयुक्त की जाती है कौन सी है? शामपट्ट, लपेट फलक, बुलेटिन बोर्ड और फ्लैनल बोर्ड। तो देखो चित्रात्मक सामग्री का आपको क्या करना है, प्रदर्शन करना है। तो किस पर चित्रात्मक सामग्री का प्रदर्शन किया जाता है साथियों? देखो लपेट फलक, शामपट्ट इन पर नहीं, बल्कि जो फ्लैनल बोर्ड होता है फ्लैनल बोर्ड पर ही चित्रात्मक सामग्री प्रदर्शित की जाती है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है। प्रश्न नंबर 14 में देखो क्या होता है, फ्लैनल बोर्ड विद्यालय में कहीं पर ये टंगा होता है। खास तौर पर फ्लैनल बोर्ड का प्रयोग आप चित्रात्मक सामग्री में ही चित्रात्मक सामग्री के प्रदर्शन के लिए ही करते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। तो 15वां प्रश्न है, मानव शब्द का विशेषण क्या होगा? मनुष्य, मानवता, मानवीय और मानवीयकरण। तो मानव, यहाँ पर मानव जो शब्द है ये किसी का नाम नहीं है। मानव शब्द जैसे मनुष्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका यदि हम विशेषण बनाएं तो इसका विशेषण बनेगा साथियों मानव का मानवीय। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम 16वें क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न नंबर 16 देखिएगा, न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत के स्पष्टीकरण की कौन सी विधि है? प्रदर्शन विधि, वाचन विधि, सैनिक विधि और इनमें से कोई नहीं। अर्थात आपके पास साधन कम है, न्यूनतम मतलब कम है, लेकिन फिर भी आप सिद्धांत को स्पष्ट करना चाहते हो तो इसके लिए सबसे बेस्ट विधि होती है प्रदर्शन विधि, क्योंकि प्रदर्शन विधि में कम चीज़ों के माध्यम से आप आसानी से चीज़ों को समझा सकते हो। इसलिए विकल्प 1 16वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, मोहन बाजार जा रहा था, इस वाक्य में कौन सा काल है? पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। तो जा रहा था मतलब क्रिया चल रही थी, लेकिन पूरी हुई या नहीं हुई हमें ये पता नहीं है। तो वर्तमान काल तो नहीं है ये, ना ही अपूर्ण वर्तमान काल है। भूतकाल, भूतकाल पूर्ण या अपूर्ण? तो भाई जा रहा था क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए ये अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण होगा साथियों। 17वें में आपके चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। तो 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है कौन सी विधि है? वो दूरस्थ विधि है, द्विभाषी विधि है, अनुकरण विधि है और सूत्र विधि है। तो जिस विधि का प्रयोग चारों भाषाई कौशल कौन कौन से होते हैं? सुनना होता है, बोलना होता है, पढ़ना होता है और लिखना होता है। ये 4 भाषाई कौशल होते हैं। इनको सिखाने के लिए आप अनुकरण विधि का प्रयोग करते हो। अनुकरण विधि के माध्यम से आप चारों भाषाई कौशलों का विकास कर सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी अच्छी तरह से आपको याद रखना है। थर्ड विकल्प अनुकरण विधि सही है साथियों इसमें। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 19वां प्रश्न, संधि की दृष्टि से असंबद्ध है। असंबद्ध आपको यहाँ पर बताना है संधि की दृष्टि से। तो स्त्री प्लस उपयोगी, स्त्री उपयोगी, विधेय प्लस अक, विधायक, दाव प्लस अनल, दावानल, अति प्लस अधिक, अत्यधिक। यहाँ पर सही आंसर बताइए साथियों, कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा? तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 1। क्यों रहेगा विकल्प नंबर 1 इसका सही आंसर? क्योंकि स्त्री प्लस उपयोगी से ये त्रय पूरा नहीं रहेगा, त्रय आधा हो जाएगा और शब्द बनेगा स्त्र्युपयोगी। क्या बनेगा? स्त्र्युपयोगी। यहाँ पर ये जो त्रय है ये में लग जाएगा, यहाँ पर ये में नहीं लग रहा है ना, बाकी इसी की वजह से ये आंसर हो जाता है। जो 3 विकल्प है, दाव प्लस अनल, दावनल बनता है, दीर्घ संधि हो रही है। अति प्लस अधिक, अत्यधिक बनता है, यण संधि हो रही है। विधेय प्लस अक, विधायक बनता है, अयादि संधि हो रही है साथियों। ओनली प्रथम विकल्प ही आपके गलत है, जो कि आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 20, द्रुत पाठ महत्वपूर्ण होता है क्यों? सस्वर वाचन में, वर्तनीगत अभ्यास में, मौन वाचन में और उच्चारण अभ्यास में। तो द्रुत पाठ का मतलब होता है तीव्र गति से। क्या होता है? तीव्र गति से जो हम पाठ करते हैं वो होता है द्रुत पाठ। द्रुत पाठ सबसे ज़्यादा मौन वाचन में उपयोगी माना जाता है, मौन वाचन में महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जब मन ही मन में हम बिना होठों को हिलाए पढ़ते हैं किसी भी चीज़ को, तो साथियों वो तीव्र गति से पढ़ा जाता है। इसलिए तीसरा ही विकल्प आपके 20वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 पर। तो 21वां क्वेश्चन देखिएगा, होम करना मुहावरे का अर्थ है विसर्जित करना, बाधा उत्पन्न करना, अपनी हानि स्वयं करना और सभी। तो होम करना का मतलब लिया जाता है, ये जो मुहावरा है इसका अर्थ है विसर्जित करना। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 21वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आएंगे। तो 22वां क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? तो कल रात शहर में वर्षा से पानी पानी हो गया, नल खुला रहने से घर में पानी पानी हो गया, राम पेपर में नकल करते पकड़ा गया और सबके सामने पानी पानी हो गया, और गर्मी के मारे उसका शरीर पानी पानी हो गया।
4 विकल्प है, इसमें मुहावरा सही बताना है तो चौथा, दूसरा, पहला तीनों ही गलत है। सही मुहावरा कौन सा है यहाँ पर? राम पेपर में नकल करते पकड़ा गया और सबके सामने पानी पानी हो गया। तो पानी पानी होने का मतलब होता है शर्मसार होना साथियों। यहाँ पर थर्ड विकल्प ही सही है, बाकी के सही मुहावरे नहीं हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 23 है, ये देखिए 23वें क्वेश्चन को। यह बात फिर चिन्ह लगा हुआ है, सच पूछो तो मैं, फिर चिन्ह लगा हुआ है, भूल ही गई थी। वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्हों का क्रम बताना है। अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्पविराम, पूर्ण विराम, अल्पविराम, अल्पविराम, पूर्ण विराम और इनमें से सभी। तो पहला चिन्ह यह बात, ये अल्पविराम है। सच पूछो तो मैं, फिर अल्पविराम है। भूल ही गई थी, फिर ये पूर्ण विराम है। इस प्रकार तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 23 में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। तो 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 24वां क्वेश्चन 2 बार आ गया यहाँ पर। श्याम को सफलता नहीं मिली क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की। वाक्य रचना की दृष्टि से कौन सा है? संकेतवाचक, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो यहाँ पर श्याम को सफलता नहीं मिली क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की। तो ये जो वाक्य है क्योंकि से जुड़ा हुआ है साथियों, और क्योंकि से जो वाक्य जुड़ा होता है वो संयुक्त वाक्य होता है। तो थर्ड विकल्प आपके 24 में सही रहेगा। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 24, वापिस 2 बार 24 आया है। तो प्रश्न नंबर 24 है साथियों, उन दोनों में जाने कौन खेलेगा वाक्य अर्थ की दृष्टि से है। प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और इच्छार्थक वाक्य। तो उन दोनों में जाने कौन खेलेगा, इसका मतलब यह होता है कि संदेह है, तो इसलिए ये एक संदेहवाचक वाक्य हो जाता है। 24वें क्वेश्चन में दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। 25वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 25 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। लघुत्तर, कवियत्री, अत्याधिक और आशीर्वाद। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लघु प्लस उत्तर, लघु उत्तर बड़े उ की मात्रा आएगी, ये गलत हो गया। कवियत्री नहीं होती है, कवियत्री होता है। क्या होता है? कवियत्री, इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये भी गलत हो गया। अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है, ये भी गलत हो गया। मतलब यहाँ पर ओनली चौथा विकल्प ही आपका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 25 में आशीर्वाद। ठीक है, तो यही आपका आंसर रहेगा 25वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26, वह जो बाह्य जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ है के लिए एकल शब्द कौन सा होगा? कूप, मंडूक, अल्पज्ञानी, सीमित ज्ञान और अज्ञानी। तो जो बाह्य जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ होता है, जिसकी जानकारी उसको नहीं होती है, इसका मतलब है कूप मंडूक, मतलब एक निश्चित जगह का ही उसको ज्ञान है, बाह्य जगत की उसको कोई जानकारी नहीं है। उसके लिए हम एकल शब्द का प्रयोग करते हैं, कूप मंडूक। प्रथम विकल्प 26 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, उपसर्ग की दृष्टि से असंगत है। अनुपयोगी, अनन्य, अनुपयुक्त और अनुराग। तो देखो, अन प्लस उपयोगी अनुपयोगी, अन प्लस अन अनन्य, अन प्लस उपयुक्त अनुपयुक्त और अनु प्लस राग अनुराग। यहाँ पर जो चौथा विकल्प है साथियों अनुराग, इसमें अनु उपसर्ग लगा हुआ है। बाकी जो दूसरा, पहला, तीसरा विकल्प है इसमें अन उपसर्ग लगा है, तो इसलिए यहाँ पर असंगत कौन सा हुआ? चौथा विकल्प हुआ। तो चौथा विकल्प आपका सही आंसर है। अनुराग में अनु है, अनुपयुक्त, अनुपयोगी, अनन्य में अन उपसर्ग है, इस प्रकार हलंत वाला। ठीक है, इसलिए चौथा विकल्प 27 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आएंगे। असंगत का चयन कीजिए। अनवर ने किताब पढ़ी, सामान्य भूतकाल। वर्षा गाना गा रही थी, पूर्ण भूतकाल। गरिमा गाना गाती है, सामान्य वर्तमान काल। और सरोज गीत गा रही है, अपूर्ण वर्तमान काल। तो यहाँ पर अगर हम देखें असंगत मतलब गलत। अनवर ने किताब पढ़ी, पढ़ ली उसने, लेकिन कब पढ़ी ये पता नहीं चल रहा है, तो ये सामान्य भूतकाल में चला जाएगा। वर्षा गाना गा रही थी, गाना गा रही थी मतलब भूतकाल में क्रिया हो रही थी, लेकिन अपूर्ण, तो ये पूर्ण भूतकाल का नहीं, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। तो यही आपका सही आंसर है। यहाँ पर दूसरा विकल्प ही 28 में सही है साथियों। गरिमा गाना गाती है, सामान्य वर्तमान काल में आएगा। सरोज गीत गा रही है, अपूर्ण वर्तमान काल में आएगा। ये दोनों भी सही है, लेकिन दूसरा विकल्प यहाँ सही नहीं है, इसलिए यही 28 में आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं। 29वां प्रश्न, दैनिक पाठ योजना का मुख्य पद किसे माना जाता है? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य कथन और प्रयोग। तो भाई जो दैनिक पाठ योजना है इसका मुख्य पद माना जाता है किसको? प्रस्तुतिकरण को, क्योंकि प्रस्तुतिकरण में ही हम सारी चीजें बच्चों के सामने लाते हैं, इसलिए इसको सबसे मुख्य पद माना जाएगा। दूसरा विकल्प आपके 29 में सही है साथियों। अब अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में हमें बताइए कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। लगातार इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके रखना। आरबीएससी का पूरा मैटर लाने वाला हूँ, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए साथियों। पूरा मैटर आरबीएससी से आपके पास आने वाला है। ठीक है, तो अंतिम और 30वां क्वेश्चन,
शिक्षण में इकाई संप्रत्यय किसकी देन है? ब्लूम, जॉन ड्यूवी, मॉरिसन और हर्बर्ट। हर्बर्ट की पंचपदी है, ब्लूम की टेक्सोनोमी है, जॉन ड्यूवी की करके सीखना है, लेकिन मॉरिसन की इकाई संप्रत्यय है। मतलब यहाँ तीसरा विकल्प आपके 30वें क्वेश्चन में सही है। तो ये आज का टेस्ट पूरा हुआ। कैसा लगा हमें जरूर बता करके जाइएगा। आपके विचार सादर आमंत्रित है, जरूर कमेंट में बताएं साथियों। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। निःशुल्क टेस्ट सीरीज है, यूट्यूब के अलावा कहीं पर भी मैं टेस्ट सीरीज नहीं डालता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।